बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई है और दिन है इतवार का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तो फ़ैसला आना है, तफसीली फ़ैसला जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो तो वैसे ही इनके गले पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रेफरेंस कहिए, शिकायत कहिए, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी गई है, क्योंकि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनको हटाने का तरीकाकार यही है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है, और ये मामला जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और जो कंप्लेंट फाइल की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें मैं अभी आपके सामने सारा कंटेंट रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त कंप्लेंट दायर की गई है। उसमें काजी फाइज ईसा साहब को भी जिस तरह से एक तरह से नेक्सिस को बड़े तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है काजी फाइज ईसा साहब का और सिकंदर उस्मान राजा का, जो कमिश्नर रावलपिंडी जट्टा साहब हैं उनका जिक्र है, धांधली का जिक्र है, बल्ले वाले फैसले का जिक्र है, पूरा अहाता किया गया है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये कंप्लेंट जो है वो लिखी गई है। और साथ ही आपको ये भी बताऊं कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मतुल्लाह जान साहब ने पहले ये कहा कि ये इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि काजी फाइज ईसा साहब और सिकंदर उस्मान राजा साहब की आपस में कितनी मुलाकातें हुई हैं 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद, और अब उन्होंने कुछ और कहा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। और ये तासुर दिया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं सिकंदर उस्मान राजा के हाथों या किसी के हाथों, क्योंकि वो सिकंदर उस्मान राजा साहब से मिलते रहे और शायद उसके कुछ एविडेंस मौजूद हैं जिस वजह से काजी साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं, और इसी वजह से काजी साहब जो है वो नून लीग की रिव्यू जल्दी लगाने का मामला हो या जितने भी पीटीआई के अगेंस्ट मामलात हों, क्योंकि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई भी चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए कोई शख्स किस तरह से इस हद तक किसी जमात के खिलाफ जा सकता है जिस हद तक काजी फाइज साहब चले गए हैं। एक ट्वीट किया था तारिक मदीन साहब ने, वो तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, वो जिसमें फ़ेल और मफूल का जिक्र था, वो आप तारिक मदीन साहब की टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि मतुल्लाह जान साहब ने कल रात को बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया उन्होंने साकिब बशीर साहब के साथ, और उसमें उन्होंने क्या कहा, एक क्लिप आपको सुनाता हूँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। खास गुजार फरीक ही नहीं थी, मगर अब उस नून के पीछे कानून जो है उसकी तशरीह चीफ जस्टिस साहब जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि 69 हज़ार ज़ेर समात जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सिर्फ नून लीग की जो नज़रसानी है उसका जल्द सुना जाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल वापस आते हैं इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस रिलीज के ऊपर। साकिब बशीर, मुझे तो बड़ी ये गेम लग रही है इसमें। मुझे ये लग रहा है, मैं एक बात छोटी सी कर लूँ, मुझे ये लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो डट गए ना कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की, वो शायद ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर तफसीली फैसले में हमारे खिलाफ कुछ लिखा गया फिर हम भी बहुत कुछ बोल देंगे। और कल तक तो रावलपिंडी के लियाकत चट्टा थे ना कमिश्नर, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अगर कुछ बोल दिया, तफसीली फैसला अगर उनके खिलाफ आया और सख्त आया, तो फिर हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बोल दें कि 13 जनवरी को जो बल्ले के निशान वाला फैसला था उन्होंने उसकी जो तशरीह की वो कैसे दुरुस्त थी, और किसने उनसे कहा था कि इसकी तशरीह यही बनती है कि पीटीआई जो है वो बतौर जमात इलेक्शन ना लड़े। तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर बैनुस्सतूर पैगाम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, खास तौर पे चीफ जस्टिस को, कि हमें बचाओ वरना हम सब डूबेंगे, और हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये जो मामलात हैं, मुझे ये लगता है कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, बिल्कुल काजी फाइज साहब मुस्ताफ़ी हो सकते हैं अगर उन पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और अगर उनके सिकंदर उस्मान राजा साहब के साथ मुलाकातों की कोई वीडियोस या कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, कोई ऐसा एविडेंस सामने आ जाता है, कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर काजी फाइज साहब के लिए कंटिन्यू करना, और बहुत ज़्यादा उनके मुस्ताफ़ी होने की बातचीत, मुतालबात, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। खैर, अब आते हैं आगे कि जो कंप्लेंट दायर की गई है उसमें क्या कहा गया। पीटीआई की तरफ से इस दायर कंप्लेंट में ये कहा गया कि सिकंदर उस्मान राजा साहब और उनके मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनके ख़िलाफ़ ये शिकायत दायर की गई है, और उन पे जो कहा गया है कि इन्होंने आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की, इन्होंने बदनीयती के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, इन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, इन्होंने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया, इन्होंने जमहूरियत को कमज़ोर किया, और बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं सिकंदर उस्मान राजा और इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर। और कहा गया है कि मुतालबा किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी सरगर्मियाँ की, और इन्होंने जो है वो
सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। ये आपको बता दूं कि ये पीटीआई के जो सूबा सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनकी जानिब से है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं नूरुल हक कुरैशी साहब, उनकी तरफ से, और सिंध असम्बली में पीटीआई के जो पार्लिमानी लीडर हैं मोहम्मद शब्बीर, उनकी तरफ से है। मुश्तरका तौर पर यह शिकायत दर्ज की गई है। इसमें जो फरीक बनाया गया है वो सिकंदर सुल्तान राजा, उनके साथ मेंबर सिंध निसार अहमद दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई, मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर केपीके जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान को फरीक बनाया गया। अच्छा, यही मैं अक्सर कहता हूँ कि आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन में ये 4 मेंबरान भी हैं। मुझसे भी अगर आप पूछें तो मुझे ज़बानी इनके नाम नहीं आते, यानी पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ जिक्र करता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, इन 4 मेंबरान का नाम ही कहीं नहीं है। हालांकि सिर्फ एक फ़ैसले में इन्होंने डाइसेंट किया है भरवाना साहब ने, बाकी हर जो कुछ सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किया है नून लीग के हक़ में, शरीफ ख़ानदान के हक़ में, उस सब में ये मुकम्मल तरह शरीक हैं, पूरा इलेक्शन कराने में शरीक हैं, हर चीज़ में ये मेंबरान जो हैं वो शरीक हैं, और इसीलिए इनको भी फरीक बनाया गया है। और जो शिकायत है वो बैरिस्टर अली ताहिर के ज़रिए दायर की गई है। आइन के आर्टिकल 209 और झेली आर्टिकल 5 और 6 के तहत ये शिकायत जो है वो दायर की गई है, और इसमें कहा गया है कि इन्होंने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इनके मेंबरान हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और बाद में आइन की रूह को पामाल किया। आइन के आर्टिकल 218 के झेली आर्टिकल 2 और इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी की ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद ठहराकर पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश की, और ये भी कहा गया है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए और इनको ओहदों से हटाया जाए। और कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर 60 दिन और कबल अज़ वक्त तहलील होने पर 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात होंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने ना तो कौमी और ना ही सूबाई असम्बलियों के मामले में इस आइनी तकाजे को पूरा किया। उसके बाद ये कहा गया कि इन्होंने नहीं किया। उसके बाद कहा गया कि आइन और कानून के तकाजे पामाल करके सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने अपना हलफ तोड़ा है। पिछले आम इंतखाबात और 2 सूबों की असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील होने के बाद वहाँ आइन के मुताबिक आम इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन की नाकामी की तफसीलात उन्होंने कहा कि हम आपके सामने रख रहे हैं, और कहा गया कि हर असम्बली की आइनी मुद्दत 5 साल मुकर्रर है। अगर पहले तहलील ना की जाए तो हर असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद ख़त्म हो जाती है। मुल्क में पिछले आम इंतखाबात 25 जुलाई 2018 को हुए। पंजाब और केपी की असम्बली कबल अज़ वक्त 1 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 को तहलील की गई। पंजाब के मामले में गवर्नर ने वज़ीर आला की एडवाइस पर अमल नहीं किया और असम्बली अज़ खुद तहलील हो गई, जबकि गवर्नर केपी ने वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील कर ली। असम्बली तहलील होने के बाद दोनों सूबों में आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने थे। इस दौरान सूबों के रोज़मर्रा मामला चलाने के लिए अबूरी हुकूमतें कायम की गई। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को 4 और 13 अप्रैल 2023, जबकि गवर्नर केपीके को 15 और 17 के दरमियान आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कहा। गवर्नर केपीके ने इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के बजाय मामले पर इलेक्शन कमीशन से मुशावरती तारीख ली। 2 सूबों में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर की गई, जबकि चीफ जस्टिस ने भी मामले का आज को नोटिस लेकर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में 14 मई 2023 को आम इंतखाबात कराने का फैसला किया, लेकिन फैसले पर अमल नहीं किया गया। आइन की खिलाफ वर्जियों, बार वक्त आम इंतखाबात ना कराने और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कौमी असम्बली की तहलील से महज 4 दिन पहले 5 अगस्त 2023 को मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी कराने की मंजूरी दे दी गई। इस दौरान वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तोड़ दी, 11 अगस्त को सिंध और 12 अगस्त को बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई। कौमी असम्बली की तहलील के बाद मुल्क में 90 दिन के अंदर 7 नवंबर तक आम इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत तफवीज़ करदा जिम्मेदारी को खातिर में न लाते हुए और आइन को नाकाबिल अमल बनाते हुए आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों का फैसला किया और वाज़ेह किया कि 12 दिसंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन के आर्टिकल 224 की झेली आर्टिकल 2 और अवाम के वोट के हक़ से इनकार करके इलेक्शन कमीशन ने इस कदर संगीन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ जिसका मुदावा भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के इन गैर आईनी इक़दाम को किसी अदालत ने माफ़ भी नहीं किया, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर हुई। मुकर्रर तारीख पर आम इंतखाबात मुनक्किद हुए, लेकिन इसमें इस कदर बदतरीन बेकायदगी और बेईमानी हुई
कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। और ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की इमा पर हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जियों के बारे में हक़ाइक़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखते हुए कहा गया कि PDM की हुकूमत ने कानून मंजूर किया जिसके तहत नाअहलियत के बारे में अदालती फैसले के खिलाफ नज़रसानी का हक दिया गया। ताहयात नाअहलियत की मुद्दत 5 साल कर दी गई और इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जिन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा मिलने के बाद 19 नवंबर 2019 को मुल्क छोड़कर इलाज के लिए लंदन गए थे और पेश ना हुए तो उन्होंने अदालत ने उनको 2021 में मफरूर करार दे दिया था और 4 हफ्ते में वापसी का क्योंकि उन्होंने 4 हफ्ते में वापसी का ऐलान किया था लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। उसके बाद 4 साल की खुदसाख्ता जलावतनी के बाद मुल्क वापस आने पर नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ और 19 अक्टूबर 2023 को हिफाज़ती ज़मानत भी मिल गई, जबकि कानून के मुताबिक जब तक मफरूर खुद को कानून के हवाले नहीं करता उसे ज़मानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 9 जनवरी 2024 को 6-1 की अक्सरियत से अपना पहला फैसला वापस लेकर ताहयात नाअहली के बारे में अदालती तशरीह को कलअदम करार दे दिया और करार दिया कि ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। यह भी काजी फैसल साहब ने फैसला वैसे दिया था, इसलिए इसका जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से नई कानून साजी के मुताबिक ताहयात नाअहलियत की मुद्दत 5 साल हो गई। इस फैसले की रूह से नवाज शरीफ जिन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में बददियानत और बेईमान करार देकर ताहयात नाअहल कर दिया था, झूठा करार देकर ताहयात नाअहल कर दिया था, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गया। दूसरी तरफ शैतानी कुव्वतों ने इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से PTI के खिलाफ मकरू मुहिम शुरू कर दी। शिकायत गुजारों के यानी वो कह रहे हैं, हलीमा आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि उनके जो लीडर हैं इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर आइनी करार दिया। PTI क़यादत के बड़े हिस्से को जेलों में डाल दिया गया और जिन्होंने PTI से तल्लुक़ ख़त्म किया उन्हें छोड़ दिया गया। PTI की मुश्किलात 9 मई के बाद मजीद बढ़ गई और पैमरा ने PTI की आदत से मुतल्लिक नशरियात जबकि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी। सोशल मीडिया को सेंसर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई। PTI के ऑनलाइन तकरीबात के दौरान ट्विटर को स्लो किया गया, इंटरनेट को स्लो किया गया। शिकायत गुजार के वकील ने इन पाबंदियों को सिंध हाई कोर्ट में 2 मरतबा चैलेंज किया और सिंध हाई कोर्ट ने 31 मई और 11 नवंबर 2023 को ब्लैकआउट ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए। आम इंतखाबात से एक हफ्ता कबल इमरान खान को 3 मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ाएँ दिलाई गईं। रियासती राज को अफशा करने के मामले में भी 10 साल की कैद की सज़ा हुई, हालांकि हुकूमत सज़ाए मौत चाह रही थी। एक दिन बाद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। निकाह केस में 2 दिन बाद 7 साल की कैद की सज़ा दे दी गई। रियासत ने सर तोड़ कोशिशों के बाद इमरान खान की सज़ाएँ यकीनी बनाई तो फिर मजीद कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हुई और इलेक्शन कमीशन ने मिशन के तौर पर काम किया। यह भी हकीकत है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम कार्रवाई जल्दबाजी में जेल के बंद दरवाजों के पीछे हुई। चूँकि मुकदमात झूठे थे इसलिए तोशाखाना केस में ज़मानत हुई और बाकी 2 में इमरान खान बरी हो गए, लेकिन उसके बाद शर्मनाक मुकदमात बनाए गए। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक अबूरी और हतमी नतीजा मुरतब करते वक्त उम्मीदवार या उनके नुमाइंदगी की मौजूदगी लाजमी है, लेकिन 8 फरवरी को नताइज मुरतब करते वक्त PTI के उम्मीदवारों के एजेंट्स को सिंध पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। हतमी नताइज PTI उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में मुरतब हुए और बार बार की शिकायत और दरखास्तों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन ने 1985 के आम इंतखाबात के बाद पहली मरतबा बदनाम ज़माना इंतजामिया बिलखुसूस असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर्स को रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किया। ब्यूरोक्रेसी का कागजात नामजदगी जमा करने से लेकर नताइज मुरतब करने और कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान करने तक के तमाम मराहल में शामिल हाल रही, जबकि रवायती तौर पर यह जिम्मेदारियाँ मातहत अदलिया को दी जाती हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात के दौरान अपने एरिया में बेकायदगियों और फ्रॉड का एतराफ़ करते हुए अपने मनसब से इस्तीफ़ा दिया। उस एरिया में जहाँ पे जिम्मेदारी थी इनकी कमिश्नर रावलपिंडी की, कौमी असम्बली की 13 नशस्तों में से 11 मुस्लिम लीग नून ने जीती। लियाकत चट्टा के मुताबिक हारने वाले उम्मीदवारों को 70 हज़ार जाली वोट डाले गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस धांधली का जिम्मेदार ठहराया। इस एतराफ़ के बाद लियाकत चट्टा ने खुद को पुलिस के हवाले किया और तफ्तीश की गर्ज से उनके ऑफिस को सील किया गया, जिससे मजीद शकूक व शुबात पैदा हो गए। ट्विटर को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद अभी तक ट्विटर तक रसाई नहीं है। इनका इंकशाफात का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फौरी तौर पर फैसला कुन कार्रवाई की जाए। लियाकत अली चट्टा की तरफ से आम इंतखाबात के नताइज में हेर फेर और इस सारे मामले में आला अफसरान के गठजोड़ से पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम की साख दो पर लगी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हकीकत है कि रिटर्निंग अफसरान ने कानून के तकाजे पूरे किए बगैर फॉर्म 47 जारी किए और इन गैर कानूनी अबूरी नताइज की बुनियाद पर हतमी नतीजे जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन की पेशगी यकीन दहानी के बावजूद इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नाकाम हुआ और इंतखाबी नताइज के इजरा में ताख़ीर से हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, जिससे धांधली के इल्ज़ामात को तक़वियत मिली। इलेक्शन कमीशन की नाकामियों ने पूरे इंतखाबी अमल पर सवाल उठा दिया।
यही वजह है कि कराची में रिकॉर्ड तादाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उजरदारियां दायर हुई। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के इल्ज़ाम में PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना। इस फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की नज़रानी दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। बल्ले वाले फैसले का जिक्र हो रहा है 13 जनवरी। इस फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को कौमी और सूबाई असम्बलियों की 226 मखसूस नशस्तों के लिए नायल कर दिया। बल्ले के निशान छीनने का मकसद ये था कि पोलिंग के दिन PTI के वोटर्स वोट डालने के लिए ना निकलें और बैलेट पेपर्स पर PTI के उम्मीदवार को ना पहचान सकें। इस बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तनकीद हुई। इस फैसले को गैर आईनी बुनियादी हकूक़ के खिलाफ और जमहूरी इक़्तिदार की नाकामी गर्दाना गया, क्योंकि इस फैसले पर इन्हिसार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने PTI को आज़ाद उम्मीदवार खड़े करने और PTI की कामयाब उम्मीदवारों को सुन्नी अदालत कौंसिल में शामिल होने पर मजबूर किया। तहां मखसूस नशस्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले के जरिए PTI को बचा लिया। इलेक्शन कमीशन के गनौने अज़ाइम सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के 8 जजेस के अक्सरियती फैसले के मुख्तसर ऑर्डर से ज़ाहिर हैं। इस ऑर्डर में करार दिया गया कि इंतखाबी नताइज के इंतखाबी निशान न होने से किसी सियासी जमात के इंतखाब में हिस्से लेने का आइनी और कानूनी हक़ ख़त्म नहीं हो जाता। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जमाल खान मंदुखेल ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे इस अदालत के फैसले की गलत तशरीह की और गलत तौर पर PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। जस्टिस जाई अफरीदी ने करार दिया कि कागजात नामजदगी में जिन उम्मीदवारों ने PTI से तल्लुक़ हलफनामा दिया हो और पार्टी से सर्टिफिकेट जमा किया हो, वो PTI का उम्मीदवार शुमार होगा और उसे आज़ाद उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता। तफसीली फैसला अभी नहीं आया, लेकिन मुख्तसर फैसले से वाज़ेह होता है कि इलेक्शन कमीशन ने बददियानती के साथ गैर आईनी तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। अवाम और बिलखसूस रजिस्टर्ड वोटर्स को हक़ के राय दही और अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत चलाने के बुनियादी हक़ से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी और गैर कानूनी फैसलों की बदौलत अवाम पर एक गैर मुंतखब हुकूमत हुक्मरानी कर रही है, जो आइन और बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक अमल करने का हलफ उठाया है, लेकिन बुग़्ज़, तासुब और जानिबदारी के साथ काम करते हुए इलेक्शन कमीशन ने और इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और ये संगीन गद्दारी के मुर्तकिब ठहरे। इलेक्शन कमीशन के गलत और गैर आईनी इक़दामात पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा की जाती है और अगर इंक्वायरी से साबित हो जाए कि इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ तो सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदों से हटाने का जो है वो हुक्म दिया जाए, हिदायत दी जाए। ये वो कंप्लेंट है, वो रेफरेंस है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के ख़िलाफ़ दायर किया गया है। अब काजी साहब इसको टेकअप करते हैं नहीं करते देखना होगा। और ये भी है कि जो SJC है उसमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, आमिर फ़ारूक साहब हैं और हाशिम खान काकर साहब हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। लेकिन मुश्किलात सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए बढ़ती चली जाएंगी। तफसीली फ़ैसला आएगा, उसमें बहुत कुछ होगा। ये रेफरेंस ऑलरेडी पेंडिंग होगा। तो और अभी तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करते हैं नहीं करते। चीज़ें सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए ठीक नहीं हैं और मुझे लगता है कि इनके गले पड़ेंगी चीज़ें। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब जो कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं काजी फाइज़ साहब को, तो अगर ये दबाव बढ़ा तो इन दोनों में से कोई एक मुसाफी हो सकता है, चाहे वो काजी फाइज़ ईसा साहब हों या सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों। और अगर इनकी मुलाकात की कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई वीडियो सामने आ गई तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।